हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की क्लास नंबर 21 स्टार्ट करते हैं, जो कि आने वाले एएलपी और टेक्नीशियन और अन्य सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है, देखने में मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इस क्लास की एक नज़र ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको इसमें टेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर वैज्ञानिक कारण से संबंधित ओवन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि देखते चलेंगे। इसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि रेलवे में सभी पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे। उसके बाद फिर मॉडल सेट क्वेश्चन है, तो इसको भी अपन लोग देखते चलेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या देखेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड ओवन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और सबसे अंत में एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे, तो इसका भी डिस्कशन रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को इस मतलब कि इस क्लास में आपको टोटल ये सभी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और डे बाई डे रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आज की एक क्वेश्चन, जो कि टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है ना, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, ये बताना। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, और इसका आंसर आपको डिस्कशन के साथ आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे वैज्ञानिक कारण से संबंधित ओवन लाइनर क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण है। तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण क्या है, तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण इसका कारण है। ठीक है, चलिए आगे है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि। तो पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, इसका कारण क्या है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। तो जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, और खाना बनाने में क्या होता है? कठिनाई होता है, यानी कि जो जल है वो जल्दी मतलब उबलता नहीं है। ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाता है? खाना बनाने में कठिनाई होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, बांध के नीचे। ठीक है ना, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्यों। तो जब बांध बनाया जाता है उसमें दीवार नीचे जो रहते हैं वो क्या बनाया जाता है? मोटा बनाया जाता है। इसका कारण क्यों है? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब क्या होता है? बढ़ता है। तो जैसे जैसे गहराई बढ़ते जाता है द्रव्य का दाब बढ़ जाता है, इसीलिए दीवार की जो नीचे का हिस्सा है वो क्या बनाया जाता है? मोटा बनाया जाता है, यानी कि मोटी बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है, स्टील की गोली पारे पर तैरती है। तो स्टील की जो गोली रहता है वो पारे पर तैरता है, इसका कारण क्या है? तो पारे का घनत्व जो है, ठीक है ना, पारे का घनत्व स्टील की घनत्व की अपेक्षा क्या रहता है? अधिक रहता है। तो पारे का जो घनत्व है वो अधिक है, इसीलिए स्टील की गोली क्या होता है? तैरता है, यानी कि स्टील की जो घनत्व है वो पारे की तुलना में कम होता है। ठीक है, इसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, जल की सतह पर सुई तैरती है। तो जल की सतह पर सुई तैरती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण जल की सतह पर सुई तैरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम के कण अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका कारण क्या है? तो दूध से क्रीम निकालने की विधि को क्या बोलते हैं? किसके कारण अलग होता है? सभी एक ही टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये होता है अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण जो होता है दूध से क्रीम का जो कण है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, बर्फ पानी पर तैरता है, इसका कारण क्या है? तो बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो बर्फ का घनत्व जो होता है वो पानी से कम होता है। ठीक है ना, तो जिसका घनत्व कम रहेगा वो क्या होगा? तैरेगा उस पर। ठीक है ना, जैसे था ना कि स्टील की गोली पारे पर क्यों तैरता है? तो स्टील का जो घनत्व होता है वो पारे की तुलना में क्या होता है? कम होता है, यानी कि पारे का घनत्व स्टील के तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो पारे का अधिक घनत्व होता है, यानी कि स्टील का कम होता है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें है, बर्फ पानी पर तैरता क्यों है? तो बर्फ का घनत्व जो होता है पानी की तुलना में कम होता है, इसलिए पानी पर वह तैरता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। ठीक है, चलिए ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इसे भी आप रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो सबसे पहले है, एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। ठीक है ना, तो एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, ये बताना। ठीक है, तो इसका आंसर है क्या? वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, और यह कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। ठीक है ना, वास्तविक उल्टा और बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा, और यह बनेगा कहाँ? तो वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। ठीक है ना, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं।
आगे है विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन, ठीक है ना, अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा में दिशा उत्क्रमित कौन करता है? तो यह करता है कौन? विभक्त वलय करता है। कौन करता है? विभक्त वलय करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के लिए। किसके लिए? द्रव्यमान संरक्षण के लिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट है सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है? तो जब सांस लेते हैं तो हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है? तो ये करता है ट्रेकिया। कौन करता है? ट्रेकिया नामक है कोई मतलब कोई क्या है, किसी चीज़ का नाम है, ठीक है ना, वो करता है ट्रेकिया, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एक समान प्रतिरोध R के तार को यदि दो समान भागों में विभाजित कर दें तो प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? तो R/2 होगा। क्या होगा? R/2 होगा, ठीक है ना। तो एक समान प्रतिरोध R के तार के, ठीक है, तार को यदि दो समान भागों में विभाजित कर दें तो प्रत्येक जो भाग होगा वो क्या होगा उसका प्रतिरोध? तो R/2 हो जाएगा। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो R = 2F होता है, ठीक है ना। तो वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच जो सूत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? R = 2F, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के लिए, ठीक है ना, पीने और नहाने के पानी जो रहता है उसमें मल प्रदूषण के लिए प्रसिद्ध संकेतक है? तो इंकोलाई या फेकल स्ट्रेप्टोकोकी इसे बोलते हैं, ठीक है ना। इंकोलाई भी बोलते हैं या फिर फेकल स्ट्रेप्टोकोकी इसे बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कौन जो बैक्टीरिया है ना, पीने और नहाने के पानी जो होता है उसमें मल प्रदूषण के लिए क्या होता है? प्रसिद्ध संकेतक होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आगे आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका कारण क्या होता है? तो यह स्टार्च के कारण होता है, ठीक है ना। तो यह किसके कारण होता है? स्टार्च के कारण। जब आलू पर आयोडीन के घोल जब छींटते हैं, जब आलू काट देते हैं और उसके जब उस पर जो आयोडीन छींटते हैं तो उसके जो घोल जिसमें जो भी हिस्सा है वो आयोडीन के घोल के संपर्क में आएगा वह नीला काला दिखाई देता है। तो वह स्टार्च के कारण, क्योंकि आलू में स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे है पौधों में गैस विनिमय किसके कारण होता है? तो रंध्र यानी कि स्टोमेटा के कारण होता है। पौधों में जो गैस का विनिमय होता है वो किसके कारण होता है? तो रंध्र यानी कि स्टोमेटा के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए आगे है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो बुझे हुए जो चूने हैं उस पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? तो टोटल 2 होते हैं। कार्बन में इलेक्ट्रॉन कोष की जो मौजूदगी होती है वो टोटल 2 होते हैं। नेक्स्ट है किस अभिक्रिया में जल में अविलेय पदार्थ बनता है? तो अवक्षेपण में। किसमें बनता है? कौन सी अभिक्रिया में? तो अवक्षेपण अभिक्रिया में, ठीक है। चलिए आगे है आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। बहुत बार क्वेश्चन आए हैं तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या पर। नेक्स्ट है पाचन, अंतर्ग्रहण, निष्कासन, शोषण और स्वांगीकरण का सही क्रम क्या है ये बताना, ठीक है। तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण करते हैं, उसके बाद पाचन, फिर शोषण, फिर स्वांगीकरण और उसके बाद क्या होता है? निष्कासन होता है, ठीक है ना। तो ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट है दुर्लभ रोग दिवस, ठीक है ना, यानी कि रेयर डिजीज डे कब मनाते हैं? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो दुर्लभ रोग दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है आम्र वर्षा कब होती है? तो आम्र वर्षा कब होगा? आम्र वर्षा मतलब आम वाली जो वर्षा रहेगा। तो आम कब पकता है? ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है ना। तो आम्र वर्षा कब होगी? ग्रीष्म ऋतु में होता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं आप मॉडल सेट क्वेश्चन जो है 1 लाइनर ये देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो इसका नाम बताना, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? क्लोरेला, ठीक है ना। तो वह कौन सा पौधा है, वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो क्लोरेला कर सकता है। नेक्स्ट है प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो प्लेग जो फैलता है वो पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा। किसके द्वारा? तो पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा प्लेग बीमारी फैलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो केंद्रक को कहते हैं। किसे कहते हैं? केंद्रक को। तो कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? केंद्रक को। चलिए आगे है कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो कौन सा प्रोटीन, ठीक है ना। यानी विटामिन पूछ देगा तो विटामिन के हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्रोटीन पूछ रहा है तो फाइब्रिनोजेन
नामक प्रोटीन, ठीक है ना। तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। और यही पूछेगा कौन सी विटामिन मदद करता है, तो विटामिन के जो है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है पागल कुत्ते को काटने से कौन सी बीमारी होती है ये बताना है। तो हाइड्रोफोबिया होता है। कौन सी होता है? हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं ये बताना, ठीक है। तो उपग्रह में ज्ञात करने के लिए, समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? स्प्रिंग घड़ी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है ये बताना। तो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करता है? ताप पर करता है। किस पर? ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है। तो कौन सा ऊतक जो है वो शरीर के जो है तापक्रम उसको नियंत्रित करता है। तो यह है संयोजी ऊतक, जिसे कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो संयोजी ऊतक जो है वो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। आगे है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो यह प्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्लाज्मा के द्वारा। आगे है किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं। तो किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं ये बताना है। तो इसका उत्तर है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ठीक है ना। अच्छे जो उत्सर्जक होते हैं वो अच्छे अवशोषक होते हैं, ये है, ठीक है ना। किरचॉफ का नियम है। नेक्स्ट है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी कौन सी है ये बताना, ठीक है ना। तो इसे धमनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे धमनी बोलते हैं, जो कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी का कार्य करता है। नेक्स्ट है टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग, यानी कि टिटनेस से कौन सा शरीर का अंग जो है प्रभावित होता है। तो यह तंत्रिका तंत्र है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है टिटनेस से प्रभावित। नेक्स्ट है शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है। तो ये बताना है असूत्री विभाजन, ठीक है ना। तो शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कंप्यूटर रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? तो इसे रिकॉर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे रिकॉर्ड कहते हैं। आपस में संबंधित फाइलों का जो संग्रह होता है उसे रिकॉर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल है। तो पास्कल क्या है? तो कंप्यूटर की एक भाषा है, ठीक है ना। तो पास्कल क्या है? तो कंप्यूटर की एक भाषा। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है। यानी कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से जब फाइलें डिलीट हो जाती है तो वह कहाँ पर जाती है? तो ये रिसाइकिल बिन में जाता है। कहाँ जाता है? रिसाइकिल बिन में। नेक्स्ट है ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है। तो ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? तो इसका आंसर है इंटरनेट पर बिजनेस करना, ठीक है। चलिए आगे है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड का होता है। नेक्स्ट है चैट क्या है। तो चैट क्या है ये बताना। तो टाइप की गई हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होता है, यानी कि कंप्यूटर या मोबाइल पर जो चैट करते हैं, यानी कि व्हाट्सएप वगैरह से जो चैटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, वही है कि टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है उसे चैट कहते हैं। नेक्स्ट है पेज पर कितने मार्जिन होते हैं। तो पेज पर टोटल 4 मार्जिन होते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है ना, यानी कि ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो 4 मार्जिन होते हैं। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो 4 मार्जिन होते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एमसीक्यूज क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से अभी जरूर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यूज है। इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है ये बताना है, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ये क्वेश्चन है, देखिए सब बनाया गया है, ठीक है ना, सब लिखा हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि बोरान, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो पौधे में सूक्ष्म पोषक जो होते हैं वो वे तत्व होते हैं जिनकी पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है। तो पौधों की जो कम मात्रा में आवश्यक होता है उसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्म पोषक बोलते हैं उसे, ठीक है ना। सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है कौन कौन? तो बोरान, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सभी जो आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं किसके? पौधे के। जबकि दीर्घ पोषक तत्व कौन कौन है? तो ये कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी दीर्घ में आते हैं, यानी कि इसके मुकाबले में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। दीर्घ पोषक तत्व जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ज़्यादा जरूरी है और ये कम जरूरी है, इसीलिए इसे सूक्ष्म पोषक बोला गया है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए
बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोल रहा है दिन के समय पौधे डैश छोड़ते हैं, यानी कि दिन के समय जो पौधा है उससे रिलेटेड है वो बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो दिन के समय पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं? छोड़ते हैं। पौधों द्वारा यह क्रिया सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होता है? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तालाब को कहा जा सकता है एक, यानी कि तालाब को क्या कहा जा सकता है एक, तो ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि प्राकृतिक इकोसिस्टम। प्राकृतिक इकोसिस्टम बोल सकते हैं किसे? तालाब को। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। परितंत्र 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, परितंत्र एक होता है जलीय और दूसरा होता है स्थलीय। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे है तालाब एक प्राकृतिक क्या है? परितंत्र है, यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम होता है। ठीक है ना, तो तालाब किस में आता है? प्रकृति के परितंत्र में आता है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? ठीक है ना, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी पौधे का जो हार्मोन है वो वृद्धि को क्या करता है? रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेवार होता है। यानी कि पेड़ में जो पत्ते मुरझाते हैं और उसकी वृद्धि को रोकता है, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार होता है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड है जो कि पौधे का वृद्धि को रोकता है और इसकी पत्ती को भी मुरझाने के लिए जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एब्सिसिक एसिड एक पादप हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? तो एक पादप हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि में क्या करता है? रुकावट व पत्तियों के मुरझाने के लिए कौन होता है? जिम्मेवार होता है। ठीक है, आगे पादप हार्मोन रसायन होते हैं। क्या होते हैं? पादप हार्मोन रसायन होते हैं जो पौधों के विकास को विनियमित करते हैं। ठीक है ना, विनियमित करते हैं। पादप हार्मोन पौधों को निश्चित आकार देने के साथ साथ बीज विकास, पुष्पन का समय, यानी कब पुष्प करना उसका समय, फूलों के लिंग, पत्तियों और फलों का वार्धक्यावस्था यानी कि बुढ़ापा के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये सभी के सभी कौन करते हैं? तो ये सभी पादप हार्मोन का कार्य होता है। तो पादप हार्मोन में भी जैसे मनुष्य में होता है ना, बढ़ने के लिए, घटने के लिए, जो नियंत्रित करने के लिए सभी प्रकार के अलग अलग हार्मोन होते हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार से पौधे में भी हार्मोन होते हैं। ठीक है ना, चलिए तो ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिन, साइटोकाइन, ये सभी पौधे यानी कि पादप हार्मोन ही है। इसमें एब्सिसिक एसिड का कार्य जो है वो है पत्तियों को मुरझाना और वृद्धि को क्या करता है? पौधे के रोकता है। ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है मवेशियों में आर्गोटिज्म रोग होता है। तो मवेशियों में आर्गोटिज्म रोग जो होता है, आर्गोटिज्म होता है, वो किसके कारण होता है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि आर्गोटिज्म जो रोग होता है, आर्गोटिज्म जो रोग होता है मवेशी में वो होता है किसके कारण? कवक के कारण होता है। ठीक है ना, कवक के द्वारा होते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मवेशियों में आर्गोटिज्म, ठीक है ना, आर्गोटिज्म रोग कवक द्वारा होता है। इस रोग में मवेशी खाना खाना बंद कर देता है और क्या हो जाता है? सुस्त हो जाता है। ठीक है ना, तो खाना खाना बंद कर देता है और सुस्त हो जाता है किसमें? आर्गोटिज्म रोग में। और किसके कारण होता है? तो यह कवक के द्वारा होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की परत पर चढ़ाई जाती है ये बताना। ठीक है ना, तो गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की परत, पतली परत चढ़ाई जाती है तो ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन सी, यानी कि जस्ते की। तो गैल्वेनाइज्ड में लोहे पर जो परत चढ़ाई जाती है वो पतले परत रहते हैं, वो जस्ते का परत होता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। इससे लोहा जो क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, क्योंकि इससे जंग वगैरह नहीं लगते हैं। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन आता है कि लोहे पर जब जंग लगता है तो क्या होता है? इसके भार में क्या होता है? तो लोहे पर जब जंग लगता है तो इसके भार में वृद्धि होता है। ये भी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे है वायुमंडलीय गैसों तथा नमी की क्रिया पहले जिंक से होती है। ठीक है ना, तो वायुमंडलीय जो गैस है तथा उसकी नमी जो है वो पहले कहाँ होती है? जिंक में होता है। तो लोहा जो है आपका सुरक्षित रह जाता है। ठीक है ना, तो जस्ते का जो होता है क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है सोडियम कार्बोनेट के निर्माण। ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए साल्वे प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? साल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री
में शामिल होते हैं, तो क्या क्या शामिल होते हैं ये बताना। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं। ठीक है ना, तो अमोनिया तथा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए साल्वे प्रक्रिया में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, Na2CO3 जो कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3। ठीक है, इसे सोडा ऐश भी कहते हैं। ठीक है ना, किसे बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश भी कहते हैं। Na2CO3 जो यानी कि सोडियम कार्बोनेट है, इसे कपड़े धुलने में भी काम आते हैं, यानी कि प्रयोग किया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी पॉइंट को आप अच्छे से रिवीजन जरूर करते रहेगा, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे जब तक ध्यान में नहीं रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि सभी का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकेल समूह का है। ठीक है ना, तो निकेल समूह का जो सबसे भारी तत्व है वो कौन है ये बताना है। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि प्लेटिनम। क्या है, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम जो कि होता है, क्या होता है, निकेल समूह का सबसे भारी तत्व है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ट्रेन भी आ गई स्टेशन में। ठीक है, चलिए, तो हम लोग पढ़ते भी रहते हैं और ट्रेन की आवाज़ भी सुनते रहते हैं। चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लेटिनम जंग प्रतिरोधी है। ठीक है ना, प्लेटिनम क्या है, जंग प्रतिरोधी, यानी कि प्लेटिनम में जंग नहीं लगता, इसे भी ध्यान रखेंगे। तथा निकेल एवं कॉपर अयस्कों से प्राप्त होता है, यानी कि प्लेटिनम जो प्राप्त होता है निकेल एवं कॉपर के अयस्क से प्राप्त होते हैं। वस्तुतः प्लेटिनम एवं पैलेडियम दोनों ही निकेल समूह के हैं। ठीक है ना, तो निकेल समूह के प्लेटिनम भी है और पैलेडियम दोनों निकेल समूह के हैं, परंतु प्लेटिनियम का जो परमाणु भार है वो पैलेडियम से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेगा, इसलिए क्या होता है, ये भारी होता है, यानी कि प्लेटिनम जो होता है वो इसके तुलना में क्या होता है, भारी होता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दूध उदाहरण है, तो दूध किसका उदाहरण है ये बताना है। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि इमल्सन, यानी कि पायस का उदाहरण है कौन, दूध। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूध इमल्सन यानी पायस का उदाहरण है। इसमें अवस्था तथा माध्यम दोनों द्रव होती है। क्या होता है, इसमें अवस्था तथा माध्यम दोनों क्या होता है, द्रव होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि, इसका कारण क्या है, तो क्यों मच्छर कम हो जाते हैं जब मिट्टी के तेल डालते हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि लार्वा के सांस लेने में बाधा डालता है। क्या होता है, लार्वा को जो सांस रहता है, मच्छर के जो लार्वा रहते हैं उसको सांस लेने में क्या होता है, बाधा डालता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर तेल जल का पृष्ठ डालने पर तेल जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। ठीक है ना, जो तेल है वो जल का क्या करता है, पृष्ठ तनाव को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे जल की सतह पर बनी तनाव झिल्ली टूट जाती है और उसका जो तनाव बना रहता है उसकी झिल्ली क्या हो जाता है, टूट जाता है, और उसके फलस्वरूप क्या होता है, लार्वा सांस नहीं ले पाता, और लार्वा जो है वो सांस नहीं ले पाता है और पानी में डूब कर क्या हो जाता है, मर जाता है, और मच्छर की वृद्धि क्या हो जाता है, रुक जाती है। ठीक है ना, तो ये इसका कारण होता है। तो इसका कारण क्या होता है, तो एक तो ये ध्यान रखेगा कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर तेल जो है वो जल का पृष्ठ तनाव क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है ना, तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण भी यह इसका क्या होता है, जो तनाव बना रहता है सतह पर उसका झिल्ली टूट जाता है, और टूट जाता है तो उसको लार्वा जो रहता है मच्छर की, उसे सांस लेने में समस्या होने लगता है, और जब समस्या होने लगता है तो वो क्या होता है, पानी में डूब जाता है और मर जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोल रहा है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। ठीक है ना, तो जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरता है, इसका कारण क्या है। ठीक है ना, तो नहीं तैरना है, न तैरता है, यानी कि लोहा क्या होता है, भारी होता है, तो नहीं तैरता है, तो नहीं तैरता क्यों, इसका कारण बताना है। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे, लोहे द्वारा जो विस्थापित जल होता है, जल का जो भार होता है वो लोहे के भार से क्या होता है, कम होता है, इसीलिए लोहा जल पर नहीं तैर सकता है, वो डूब जाता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तैरने के नियम के अनुसार तैरने वाली, ठीक है ना, तैरने वाली वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है ना, तो मित केंद्र रहता है उसका गुरुत्व केंद्र क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए।
लोहे के टुकड़े का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि लोहे का जो भार रहता है और हटाए गए जो जल रहता है उसके भार से लोहे का भार क्या रहता है, अधिक रहता है, इसलिए वह डूब जाता है, जिससे वह जल में क्या होता है, डूब जाता है। ठीक है। जब वस्तु द्रव पर तैरती है तो उसका भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है ना, तभी वह तैरता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, मछलियाँ जमे पानी कि झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि। तो मछलियाँ जो है वो जमे हुए पानी है, उसकी उस झील में भी मछलियाँ जीवित रहती है, इसका कारण क्या है ये बताना। ठीक है, चलिए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यानी कि झील की तली का पानी नहीं जमता नहीं है। ठीक है ना, यानी कि झील के ऊपर वाली पानी तो जम जाता है लेकिन नीचे की पानी नहीं जमता है। ठीक है ना, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चूंकि बर्फ जो होता है वो क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है। बर्फ उष्मा का कुचालक होता है, अतः नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जल की जो उष्मा है उसको बाहर नहीं जाने देता है। तो नीचे जो पानी जमा रहता है, ठीक है ना, पानी रहता है, ऊपर तो कोई झील है, ठीक है ना, तो झील का जो ऊपर का पानी है वो क्या हो जाता है, जम जाता है, और नीचे की पानी जो वो नहीं जमता है। और नीचे की जो पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल की जो उष्मा होता है वो बर्फ ऊपर जाने नहीं देता है। ठीक है ना, उष्मा जो है वो बाहर निकलने नहीं देता। क्यों? क्योंकि बर्फ जो होता है उष्मा का कुचालक होता है, तो बाहर जाने नहीं देता है, जिससे नीचे की पानी जमने से क्या हो जाता है, बच जाता है। तो नीचे की पानी इसलिए नहीं जम पाता है, और जब नहीं जम पाता है तो नीचे की पानी जब सही है, ऊपर से बस जमा हुआ, तो नीचे जो मछली रहते हैं वो क्या रहते हैं, जीवित रह सकती है, यानी कि रह जाती है। ठीक है, तो इसका ये कारण है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि बर्फ जो है उष्मा का कुचालक होता है, अतः नीचे के 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जल की जो उष्मा है उसे बाहर निकलने नहीं देता है। कौन? बर्फ। ठीक है, जिससे नीचे वाली जो पानी है वो जमने से बच जाता है और मछलियाँ जीवित रह जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है। यानी कि कौन सा ऐसा बीमारी है जिसमें गंभीर रूप से सोचने और याददाश्त खोने की बीमारी होती है। ठीक है, चलिए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि अल्जाइमर रोग में। अल्जाइमर रोग यदि किसी व्यक्ति को होता है तो उसमें सोचने की और या उसका जो याददाश्त रहता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, खो जाता है। ठीक है, यानी कि खत्म हो जाते हैं। तो अल्जाइमर रोग मनुष्य की सोच और याददाश्त शक्ति खो जाती है। ठीक है, यह सामान्यतः वृद्धावस्था में होता है। यानी कि अल्जाइमर जो रोग होता है वो कब होता है, वृद्धावस्था में ज़्यादातर होते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, गले का सजर्म, ठीक है ना, दाह का कारण है। तो गले का सजर में दाह का कारण क्या है ये बताना। ठीक है ना, चलिए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि जीवाणु। किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गले में जीवाणु के कारण दाह होता है, जिससे गले में क्या होते हैं, जलन होते हैं। और इस रोग होने में, जब ये रोग होता है तो इसमें खाना खाने में क्या होता है, परेशानी होती है। जब गले में जलन होगी तो खाने में परेशानी तो ऑटोमेटिक ही होगी। ठीक है, चलिए। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। तो हमारे पेट में कौन सी अम्ल पाया जाता है ये बताना। ठीक है, चलिए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना, जिसका सूत्र होता है क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपस्थिति होता है। ठीक है, चलिए आगे है, यह भोजन को तोड़ता है तथा पाचन में सहायता भी करता है, यानी कि मदद करता है। यह पेट में अम्लीय वातावरण को क्या करता है, बनाता है। ठीक है ना, तो पेट में अम्लीय वातावरण कौन बनाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी से बोलते हैं। ठीक है, HCl बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और बीच बीच में आपको 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन के आसपास जो मैथमेटिक्स का है उसे भी देखते चलेंगे, यानी कि बीच बीच में वीडियो किसी दिन डालते चलेंगे। ठीक है ना, तो कोशिश कर रहे हैं कि मैथ की वीडियो जो है पिछले जितने भी ALP और टेक्नीशियन वगैरह में जो पूछे गए हैं मैथ की, तो उसमें 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन जितना भी संभव हो उसके हिसाब से सेट बना करके उसका भी वीडियो कभी बीच बीच में अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।